बोले, रोता हुआ राजू स्कूल से घर आता है। क्या हुआ राजू, किसने स्कूल में मारा तुम्हें? तुम रो क्यों रहे हो? हाँ, 2 महीने से मेरी स्कूल की फीस जमा नहीं हुई। टीचर ने कहा अगर स्कूल की फीस जमा नहीं की तो कल से स्कूल मत आना। राजू जानता है ना पापा पैरालाइज हो गए हैं। तेरे स्कूल की फीस मैं जमा करवा दूंगी और कल मैं खुद तेरी टीचर से बात करूंगी। चुप हो जा, देख मैं तेरे लिए पनीर रोल बना रही हूँ। निशा अपने बेटे को खुश करने के लिए 2 रोटी लेती है, उन्हें बटर में लगाकर अच्छे से सेक लेती है। जिसके बाद वो कुछ पनीर के टुकड़े काटती है, उनमें शिमला मिर्च, प्याज, हरा धनिया डालकर चटनी के साथ मिक्स करती है और तवे पर हल्का फ्राई करके रोटी पर लपेटकर राजू को खाने के लिए देती है। देखो तो अपना फेवरेट पनीर रोल, क्या मिला इसको तो खुशी ही दुगनी हो गई। बहू हमें भी भूख लग रही है, हमारे लिए भी खाना लगा दो। आशा और उसका परिवार गरीब था, पर फिर भी वो लोग अमीरों की तरह खाते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक शाम निखिल ऑफिस से निकलकर सीधा अनीता के घर जाता है। माँ, पापा, निखिल आ गया। लगता है तुम ऑफिस से सीधा यहीं आए हो। तुम बैठो, मैं अभी चाय बना कर लाती हूँ। कुछ देर में शांति चाय और साथ में थोड़े से नमकीन बिस्किट लेकर आती है। अनीता ने हमें बताया था कि तुम दोनों कॉलेज टाइम से एक दूसरे को जानते हो। देखो बेटा, हमारी तो एक ही बेटी है और हमने इसे बड़े ही नाजों से पाला है और तुम हमारे जितने अमीर भी नहीं। कैसे रखोगे मेरी बेटी का ख्याल? और तुम्हारे घर में कौन कौन है? अंकल, घर में माँ, पापा, भैया, भाभी, बहन सब है। और रही अनीता को खुश करने की बात, तो मैं भले ही आप जितना अमीर नहीं, पर मैं आपसे वादा करता हूँ मैं अनीता को हमेशा खुश रखूंगा। अगर ऐसी बात है बेटा, तो बहुत जल्द हम अपनी बेटी का रिश्ता लेकर तुम्हारे घर आएंगे। इसी बहाने हम तुम्हारे घर वालों से भी मिलेंगे और तुम्हारा घर भी देख लेंगे। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और सुरेश अपनी बीवी के साथ अनीता का रिश्ता लेकर निखिल के घर आता है, जहां वो उनका छोटा सा घर देखकर निराश हो जाता है। शांति, इनका घर कितना छोटा है। हमारी बेटी तो राजकुमारों की तरह रही है, वो इस गरीब घर में कैसे रहेगी? भाई साहब, क्या हुआ? आप हमारा घर देखकर परेशान हो रहे हैं। हमारा घर मत देखिए, वो तो मेरा बड़ा बेटा बीमार है, इसलिए हम घर नहीं बना पाए। पर मेरा छोटा बेटा बहुत अच्छी नौकरी करता है, बहुत जल्द हम घर भी बनवा लेंगे। विनोद और सुरेश आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी निशा, काजल और आशा खाने में पनीर टिक्का, ब्रेड रोल, ब्रेड पकौड़े, नूडल्स, मोमोज, फ्राइड राइस, रुमाली रोटी, अफगानी पनीर जैसे कई तरह के आइटम बनाकर लाती है। सुनिए जी, लड़के वाले हमारे जितने अमीर नहीं है, पर खान पान इनका अच्छा है। देखिए ना, छोटा घर होने के बाद भी उन्होंने हमारे सामने 56 भोग लगा दिया। हमारी बेटी खुश रहेगी, हमें तो बस अपनी बेटी की खुशी देखनी है। और रही घर की बात, जब कर ही रहे हैं तो 1-2 साल में बनवा लेंगे, तो परेशानी किस बात की? बहन, हम लोग आप जितने अमीर तो नहीं, पर हमारा खान पान बहुत अच्छा है। हमारा तो यही मानना है, लग्जरी लाइफ जियो या ना जियो, पर खाने पीने में कोई कमी नहीं। इंसान अपने बड़े बड़े शौक पूरे नहीं कर सकता, पर पेट तो भर ही सकता है अच्छा खाना खाकर। और वैसे भी कल किसने देखा, छोटी सी जिंदगी है, इंसान अब अपना खाने में भी मन मार दे तो क्या फायदा। सुरेश और आशा को न सिर्फ खाना बल्कि घर वालों की बातें भी काफी पसंद आती हैं और वो लोग अनीता का रिश्ता पक्का करके चले जाते हैं। समय गुजरता है और बहुत जल्द अनीता शादी करके अपने ससुराल आती है। भाभी, आपका घर तो बहुत बड़ा होगा, हमारा घर तो छोटा सा है। पर डरिए मत, हमारा घर भले ही छोटा है, पर आपको हम किसी भी चीज की कमी नहीं होने देंगे। वो बिल्कुल सही कह रही है चाची, और मेरी माँ तो बहुत अच्छा खाना बनाती है। हम आपको भी माँ के हाथों की स्पेशल डिश खिलाएंगे। अनीता, राजू की तो आदत है हर जगह मेरी तारीफ करने की। तुम जाकर आराम कर लो, आखिर कल तुम्हारी पहली रसोई जो है। कुछ देर में अनीता आराम करने के लिए अपने कमरे में जाती और अगली सुबह अपनी पहली रसोई के लिए तैयार होती है, जहां वो जीरा राइस, दाल, मटर पनीर और पूड़ी बनाती है। इतना कम खाना देखकर निशा, अनीता, तुमने तो बड़ा ही सादा और कम खाना बनाया है। दीदी, ज्यादा सामान नहीं है घर में, इसीलिए ज्यादा क्रिएटिविटी नहीं कर पाई खाना बनाने में। सोचा था दाल में ऊपर से धनिया डाल दूं, खीर में काजू बादाम डालूं, पर ये सब सामान है ही नहीं। अगर सामान की कमी हो तो जो सामान है उसी से जुगाड़ बैठाना पड़ता है। धनिया की जगह कसूरी मेथी डाल दो और खीर में बादाम नहीं तो क्या मूंगफली डाल दो। और घर में आलू रखे हैं, आटा भी रखा है, खस्ता कचौड़ी बनाओ, मैं तुम्हें सिखाती हूँ कैसे बनता है। अब निशा अपने हिसाब से अनीता से आटा गुथवाती है, जिसमें आलू की फिलिंग करवाती है और अपने हाथों से ठोक कर उसे तेल से भरी कढ़ाई में डीप फ्राई करती है। दीदी, आप सिर्फ खाना बनाना नहीं बल्कि जुगाड़ करना भी जानती हैं। अब समझ में आया मुझे कॉलेज में कैसे निखिल अमीरों वाला खाना लेकर आता था, जो मैं भी नहीं लेकर आ पाती थी। अब तुम बेकार ही मेरी तारीफ कर रही हो। अच्छा, तुम कचौरी बनाओ, जब तक मैं राजू के लिए सैंडविच बना देती हूँ। कह रहा था कि आज स्कूल में सैंडविच लेकर जाएगा। अब अनीता कचौड़ी बनाती है तो दूसरी तरफ निशा कुछ ब्रेड लेती है, उस पर सॉस लगाती है, प्याज, टमाटर, पनीर, गोभी के टुकड़े काट कर रख देती है और सैंडविच बनाकर राजू के टिफिन में पैक करती है। अब कुछ देर में पूरा परिवार एक साथ चटाई बिछाकर खाना खाता है। अनीता, तुम भी इतना अच्छा खाना बनाना जानती हो, मुझे तो पता ही नहीं था। ये सब तो दीदी की मदद से हो पाया है। ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा बहू। हमारी बड़ी बहू जो देख ले वही बना लेती है।
हमारी बड़ी बहू का खाना बनाने में तो कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता। काजल, तुम घर वालों को खाना खिलाओ, मैं तुम्हारे जेठ के लिए खिचड़ी बनाने जा रही हूँ, वो खाना नहीं खा पाते हैं। अब अनीता अपने घर वालों को खाना खिलाती है और अपनी पहली रसोई करती है, तो वहीं निशा खिचड़ी बनाकर अपने हाथों से अपने पति को खिलाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और निखिल काम पर चला जाता है। निखिल के जाने के बाद घर में सिर्फ एक फोन था जो कि अनीता के पास है। ऐसे ही एक दिन अनीता अपनी जेठानी और नंद के साथ फोन में कुछ देख रही होती है कि तभी खाने का ऐड आता है और निशा पनीर बटर मसाला बिरयानी की रेसिपी देखती है। 1 मिनट अनीता, ये रेसिपी बनानी कितनी आसान है। मुझे हर तरह की बिरयानी आती है पर मैंने ऐसी बिरयानी कभी ट्राई नहीं की। तो क्या हुआ दीदी, आप फिर कभी ट्राई कर लेना। वैसे भी अगले हफ्ते जेठ जी को अस्पताल लेकर जाना, अभी पैसे नहीं है। भाभी, पैसे तो हाथ का मैल है, अब क्या पैसे के चक्कर में हम अपना मन मारे। काजल और निशा की बात सुनकर अनीता कुछ नहीं बोलती और शाम को जब निखिल घर आता है, देवर जी, मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। देखिए मैंने प्याज मिर्च काट लिया है, अब आप जाकर बस पनीर बिरयानी, राइस, बटर, चिली पाउडर ले आओ। आज घर में मैं पनीर बटर मसाला और बिरयानी बनाऊंगी। अरे वाह, आज घर में कुछ नया खाना बन रहा है, मैं अभी लेकर आता हूँ। पैसा न होने के बाद भी निखिल राशन की दुकान पर जाता है और कुछ पैसे देकर सामान लेता है। निखिल बेटा, पिछला 5,000 रुपया बकाया है तुम्हारा और आज फिर तुम 1,000 रुपए का सामान लेकर जा रहे हो, सिर्फ 500 रुपए देकर। आज राशन दे रहा हूँ, अगली बार से नहीं दूंगा। अंकल, आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे कि मैं आपका पैसा खा जाऊंगा। अरे हम कहीं नहीं जा रहे, यही है हमारा घर। और रही पैसों की बात, मैं तब भी आता हूँ, कुछ ना कुछ आपको देता ही हूँ। अगर भैया अचानक से पैरालाइज ना होते तो ये उधार भी न लेते हम। निखिल सामान लेकर घर आता है और एक बार फिर निशा खाना बनाने के लिए बैठ जाती है। अब पहले वो 90% चावल बॉईल करती है और एक कढ़ाई में हल्का ब्राउन प्याज फ्राई करती है और कुछ कटी हुई सब्जी और पनीर में मसाला डालकर तड़का लगाती है और चावल को उसमें मिक्स करके पनीर बूंदी का रायता और एक दही में काला नमक, चाट मसाला, जीरा पाउडर और गाजर खरे को बारीक काट कर दही में मिला देती है और उसका सलाद बनाती है। बहू, आज तूने कौन सी अमीरों वाली डिश देख ली। वैसे खाने की खुशबू तो बड़ी अच्छी है। दादी जल्दी से खाना खाकर देखो, माँ ने आज बहुत अच्छा खाना बनाया है। खाना बनाने में तो बहू का जवाब नहीं है भाई। एक बार फिर पूरा परिवार अमीरों वाला खाना खाकर काफी खुश होता है और इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन आशा अपनी दोनों बहू और बेटी के साथ बाजार जाती है, सब्जी वाली के पास। माँ जी, थोड़े से स्वीट कॉर्न, कैप्सिकम, गाजर और मशरूम ले लीजिए। कल देवरानी जी की शादी को 1 महीना हो जाएगा, इसलिए मैं कुछ नया ट्राई करने की सोच रही हूँ। सुमित्रा बहन, मेरी बहू जो बोल रही है वो सब कुछ आधा किलो पैक कर दो। वैसे अगली बार बाजार में आऊंगी तो दे दूंगी। रहने दो बहन, तुम पिछली बार के पैसे देती नहीं हो और इस बार के पैसे उधार ले लेती हो। पिछली बार भी जो तुमने सब्जी ली थी उसके 50 रुपए अब तक नहीं दिए। तुम कितना बोलती हो। अरे दे दूंगी तुम्हारे पैसे, निखिल की सैलरी आने दो। माँ जी, जब पैसे नहीं हैं तो रहने देते हैं। जरूरी थोड़ी ना है कि हम हमेशा अमीरों वाला ही खाना खाएं। वैसे भी इंसान को उतना ही पैर फैलाना चाहिए जितनी बड़ी चादर हो। इतना अमीरों वाला खाना तो हमने भी कभी नहीं खाया, जबकि हम इतने अमीर हैं। अनीता बहू, कल तुम्हारी शादी को 1 महीना हो जाएगा और बहू का बड़ा मन है तुम्हारे लिए कुछ करने का। अब मैं उसे मना तो नहीं कर सकती। अनीता के मना करने पर भी आशा सब्जी वाली से सब्जी उधार ले लेती है और घर आती है। अब अगले दिन अनीता और निखिल की फर्स्ट मंथ एनिवर्सरी पर निशा सभी के लिए मिक्स वेज पराठे, नान, छोले, मंचूरियन, राइस जैसे पकवान बनाती है। पता है भाभी, आज आपने ज्यादा खाना बना लिया। हम सबके खाने के बाद भी बच गया खाना। भाभी, आज आपकी शादी को 1 महीने हो गए ना, लगता है इस खुशी में आज भाभी ने खाना ज्यादा बना लिया। पर अब हम इस बचे हुए खाने का क्या करें। बहू, करना क्या है, ज्यादा थोड़ी ना बचा है। तू एक बर्तन में निकाल दे, मैं हमारी बगल वाली पड़ोसन को दे देती हूँ। उसे तेरे हाथ का खाना बहुत पसंद है और इसी बहाने मैं उसे ये भी दिखा दूंगी कि हम इतने गरीब भी नहीं हैं कि 2 वक्त का अच्छा खाना ना खा सके या छोटी छोटी चीजों को सेलिब्रेट ना कर सके। हम गरीब जरूर हैं पर कंजूस नहीं। आशा अपनी पड़ोसन को जलाने और दिखाने के लिए बचा हुआ खाना लेकर उसके घर जाती है। अरे वाह आशा बहन, जेब में पैसे नहीं और शौक तुम्हारे अमीरों वाले खाना खाने के। अरे जब खाया नहीं जाता तो इतना बनाती क्यों हो। मुझे तो समझ में नहीं आता तुम पड़ोसी हमसे इतना जलते क्यों हो। अरे हम तुम्हारे जितने अमीर नहीं है पर तुमसे अच्छा खाना खाने की हैसियत रखते हैं और तुम्हें मेरी बहू के हाथों का खाना पसंद था इसीलिए तुम्हारे लिए लेकर आई, वरना हमारा क्या, हम तो सुबह भी खा लेते खाना। तुम्हारी खुद की बहू को अच्छा बनना नहीं आता तो दूसरों पर उंगली उठा रही हो। आशा अपनी पड़ोसन को खाने के साथ ताना देकर घर आ जाती है और इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक रात में, माँ मेरी सैलरी आ गई है, 3,000 रुपए मैंने अपने पास रख लिए हैं किराए के लिए। आप 1,000 रुपए से राजू की फीस भर देना और बाकी का बैलेंस फिर कभी दे देना। 500 रुपए सोच रहा हूँ राशन वाले को दे दूं, वरना फिर से किचकिच करेगा। वो सब तो ठीक है देवर जी, पर सारा खर्च जोड़कर सिर्फ 1,000 रुपए बच रहे हैं और कल आपके भैया को हॉस्पिटल ले जाना था। डॉक्टर की फीस 1,000 रुपए है, दवाई के लिए तो पैसे ही नहीं बच रहे। बहु फिक्र मत करो, 2-3 दिन में मेरी भी सैलरी आने वाली है। तुम अनिल को 2-3 बाद अस्पताल ले जाना।
पूरा परिवार महीने भर का खर्चा जोड़ता है, पर फिर भी पैसे कम पड़ जाते हैं। और एक शाम विनोद घर के बाहर बैठकर राजू के साथ खेल रहा होता है, तभी उसे किसी के घर से खाने की खुशबू आती है। राजू बेटा, लगता है किसी के घर में कुछ अच्छा बन रहा है। क्या खुशबू आ रही है? दादू, ये खुशबू तो समोसे की है, मुझे भी अब समोसा खाना है। बहू, बाहर बहुत अच्छी खाने की खुशबू आ रही है। लगता है किसी के घर में समोसे या पकौड़े बन रहे हैं। एक काम करो, तुम भी थोड़े से पकौड़े, ब्रेड रोल और चाय बना लो। पापा जी, हमारे घर में तो हमेशा कुछ न कुछ अच्छा बनता है। आज पड़ोसी के घर में अच्छा बन रहा है तो क्या हुआ, और वैसे भी घर में बेसन और ब्रेड नहीं है। नहीं है तो आ जाएंगे बहू। निशा बहू, तुम्हारे पास जो पैसे रखे हैं तुम उससे ब्रेड और बेसन मंगवा लो। वैसे भी उस 1000 रुपए में अनिल की ना दवाई आनी है और ना ही तुम उसे डॉक्टर से दिखा पाओगे। अगले हफ्ते लेकर जाना अनिल को हॉस्पिटल, जब तुम्हारे ससुर जी की भी सैलरी आ जाएगी। घर में पैसे न होने के बाद भी निशा राजू से बेसन और ब्रेड मंगवाती है और घर में सबके लिए ब्रेड पकौड़े, ब्रेड रोल और पालक गोभी बैंगन आलू के पकौड़े बनाती है। और ये सब देखकर अनीता को बहुत गुस्सा आता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जब अनीता निशा के साथ घर के बाहर साफ सफाई कर रही होती है तो उनकी एक पड़ोसन आती है। निशा बहू, 2 दिन बाद मेरी बेटी की सगाई है। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि हम सही से अरेंजमेंट भी नहीं कर पाए। हलवाई वाला भी नहीं मिल रहा और तुम्हें तो हर तरह का खाना बनाना जानती हो। मैं सोच रही थी कि मेरी बेटी की सगाई में तुम ही खाना बना दो। माफ करना आंटी, पर मैं आपकी बेटी की सगाई में खाना नहीं बना सकती। वैसे तो आप लोग हमें गरीब बोलकर मजाक बनाते हैं, पर जब आपको जरूरत पड़ती है तो आप हमारे ही पास आती हैं। सही बोल रही है मेरी बहू। वैसे भी हमारे घर की बहू काम नहीं करती और तुम्हारे पास तो बहुत पैसा है। ढूंढ लो कोई अच्छा हलवाई। अपने घर वालों का ऐसा रवैया देखकर अनीता को बहुत गुस्सा आता है और इसी तरह से 2 दिन बीत जाते हैं। 2 दिन बाद माँ, मेरा जन्मदिन है। मैं अपने कुछ दोस्तों को घर बुलाऊंगा। तुम मेरे लिए केक बनाना और कुछ मिठाइयाँ भी। राजू बेटा, तुम्हारे पापा की तबीयत ठीक नहीं है। पैसे की वजह से हम उन्हें अस्पताल भी नहीं लेकर जा पाए। हम तुम्हारा बर्थडे अगले साल मनाएंगे। भाभी, हमें कौन सा कैटरिंग वाले को बुलाना है जो हमारे पैसे खर्च होंगे? हम गरीब जरूर हैं, पर इतने भी नहीं कि राजू का जन्मदिन ना मना सके। भाभी को अच्छा खासा खाना बनाना आता है और घर की सजावट हम अपने हाथों से कर लेंगे। मैं जानती हूँ काजल, आपकी भाभी बहुत अच्छा खाना बनाना जानती है और हम लोग हमेशा अमीरों वाला खाना भी खाते हैं, पर हम जो राशन लाते हैं, खाना बनाते हैं, उनमें भी पैसे लगते हैं। अगर हम उन पैसों को भी जोड़ लें तो हमारे लिए ही अच्छा है। अनीता, माफ करना, पर तुम्हारी बातें सुनकर मुझे नहीं लगता कि तुम बड़े घर से हो, वरना बड़े घर की लड़कियां ऐसी चिंदी चोरी नहीं करती। खाने में भले कितना ही पैसा खर्च हो जाएगा जो ऐसा बोल रही हो। अपने घर वालों की ऐसी बातें सुनकर अनीता को फिर से गुस्सा आता है और वो इस बार बिना किसी से बात किए अंदर चली जाती है। और 2 दिन बाद घर में राजू का जन्मदिन मनाया जाता है, जिसमें निशा 5 किलो दूध लाती है और उन्हें फाड़ कर खुद रसमलाई और पनीर बनाती है। साथ ही चिली पोटैटो, चिली पनीर, बर्गर और नूडल्स बनाती है और अपने हाथों से चॉकलेट वाला केक भी। बड़ी बहू, बिना सामान के इतना अच्छा केक बना दिया। गुनी तो तुम बहुत हो, पर अपने गुणों का सही फायदा नहीं उठाती। आंटी, आपने केक बहुत अच्छा बनाया है और आंटी आपने खाना भी बहुत अच्छा बनाया है। घर में राजू का बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा होता है, तभी कुछ कर्जदार अपना उधार लेने आते हैं। बड़ा ही बेशरम लोग हो, मेरा पैसा देने के बले तुम्हारे पास पैसा नहीं है। घर में अमीरों वाला खाना खाना और पार्टी करने के लिए बराबर पैसे हैं तुम्हारे पास। अरे राहुल बेटा, तुम घर क्यों आ गई? मैंने तो तुमसे कहा था इस बार जब मेरी तनख्वाह आएगी तो मैं सबसे पहले तुम्हारे ही घर आऊंगा। अरे पिछले 4 महीने से यही सुन रहा हूं मैं। तुमने अपने बेटे की शादी करवा ली, पोते का जन्मदिन भी मना रहे हो, पड़ोसियों को अमीरों वाला खाना खिलाया जा रहा है और मेरे लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं है। देख रही हो कौन कैसे अब कर्ज वाली इनके घर आकर इनकी धोती खोल रहे हैं। राशन वाला भी कह रहा था इन्होंने उसके भी पैसे नहीं दिए हैं। जेब में फूटी कौड़ी नहीं और इनको शौक और बातें सुन लो। कहते हैं आज नहीं तो कल मरना ही है तो खा पी कर मरे, और बहू भी अमीर घर से लाए तो खाना अमीरों वाला ही खाएंगे ना, कर्ज थोड़ी ना चुकाएंगे। राहुल भाई, मुझे 1 महीने का और समय दो, मैं तुम्हारे पैसे दे दूंगा। देखो सब हम पर हंस रहे हैं, हमारी और इंसल्ट मत करो। अगर तुम्हें अपनी इज्जत की इतनी परवाह होती तो तुम किसी के पैसे खाकर नहीं बैठते। जब रात को तुम्हारा भाई पैरालाइज हुआ था तब मैंने पैसे देकर तुम्हारी मदद की। आज मेरी बीवी प्रेग्नेंट है, मुझे भी पैसे की जरूरत है। अगले हफ्ते तक पैसे नहीं मिले तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कर्ज वाला धमकी देकर वहां से चला जाता है और पूरा परिवार घर में आता है। आप लोगों की वजह से मेरी भी बदनामी हो रही है। मैं आपको समझती थी फिजूल खाने के पीछे पैसा खर्च करना बंद करो। अगर हम पहले कर्ज उतारेंगे, 2 पैसे ज्यादा कमाएंगे तो ही हम अमीरों वाला खाना खा पाएंगे। लग्जरी लाइफ में घर और कपड़े भी आते हैं, ना कि सिर्फ खाना। अगर अब भी अपनी बेइज्जती करवाने से ही मन नहीं भरा है तो कल भी 56 भोग बनाकर खाना। अनीता भी अपने घर वालों को सुनाकर सोने के लिए चली जाती है और अगले दिन राशन वाला भी उनके घर आता है। अरे भाई देखो विनोद भाई साहब, जब तक तुम्हारा बड़ा बेटा ठीक था तब तक 1500 की उधारी चलती थी, पर अब 10,000 का कर्जा हो चुका है। मैं जानता हूं भैया, पर कल ही मेरी तनख्वाह आएगी, मैं कुछ पैसे दे दूंगा। जब कर्ज वाले घर आकर आशा और उसके पूरे परिवार को धमकी देकर चले जाते हैं तब परिवार को अनीता की बात समझ जाती है।
अनिल जी की सारी दवाइयां भी खत्म हो गई। पिछली बार भी हॉस्पिटल नहीं गई, पर्ची दिखाकर 10 दिन की दवाई लेकर आ गई थी। अब तो पैसे भी नहीं है। कर्ज वालों ने भी जीना हराम कर दिया है। अगर इस महीने किसी को पैसे नहीं दिए तो कहीं हम पर पुलिस केस ना हो जाए। अभी मौका है, खाने का शौक कम कीजिए और ज्यादा पैसे कमाने का शौक पालिए। दीदी आप तो इतनी टैलेंटेड हैं, आपके पास काम खुद चलकर आता है, पर आप अपने घमंड में उन लोगों को ठुकरा देती हैं। मेरी दोस्त की शादी है, अगर आप कहो तो खाने का काम मैं आपको दिला सकती हूँ। ऐसे में आप थोड़े पैसे भी कमा लोगी और घर में शादी का बचा हुआ खाना आएगा तो इस तरह आप लोग अच्छा खाना भी खा लेंगे। कोई भी इंसान ऐसे ही अमीर नहीं हो जाता है। तुम सही कह रही हो अनीता, जब मुझे इतना अच्छा खाना बनाना आता है तो मैं काम करूंगी। मैंने देखा है ठेले पर बेचारी औरतें कैसे चाय समोसा चाउमीन बेचकर घर चलाती हैं। निशा काम करने के लिए हाँ कर देती है और 2 दिन बाद जब विनोद की सैलरी आती है तो विनोद अपनी सैलरी से कुछ पैसे लेकर राशन वाले को देता है, तो वहीं निखिल भी अपनी सैलरी में से कुछ पैसे निकाल कर राहुल को देता है। और अब अनीता भी शादी पार्टियों में जाकर खाना बनाती है और बचा हुआ खाना घर लाकर आती है। साथ ही अपने कमाए पैसे से अपने पति का इलाज करवाती है और राजू के स्कूल की फीस भी भरती है। पहले तो बहू घर में सिर्फ 4-5 तरह का आइटम बनाती थी, पर अमीरों की शादी में तो पता नहीं कितने तरह के पकवान बनते। रुमाली रोटी, अफगानी चाप, अफगानी पनीर, पराठे, कचौरी, रसमलाई, कोल्ड ड्रिंक, कॉकटेल, मॉकटेल, पेस्ट्री, चाउमीन, समोसे, बर्गर, टिक्की, मोमोज और पता नहीं कितने सारे पकवान लेकर आई हैं। नहीं, इतने तो हमने भी कभी खाए नहीं हैं। माँ जी, अगर मुझे पता होता कि शादी पार्टी में काम करने से ना सिर्फ मैं अच्छा पैसा कमा सकती हूँ बल्कि हमारा पूरा परिवार अमीरों वाला खाना भी खा सकता है तो मैं कब का काम शुरू कर देती। माँ मैं तो सुबह भी यही लेकर जाऊंगा। इस तरह धीरे धीरे अनीता के ससुराल वालों की हालत सुधारने लगती है और वो अपने सारे कर्ज उतार देते हैं। 1 किलो प्याज और आधी किलो गोभी दे दीजिए। ये लीजिए बहन जी, 80 रुपए हुए। क्या 80 रुपए? 2 सब्जियों के 80 रुपए भला कैसे हुए? अब सरकार ने 2 सब्जियों के दाम इतने बढ़ा दिए हैं तो हम बेचारे क्या करेंगे। 5 बहुएं जिस भी ठेले वाले के पास जाती तो वहां उन्हें उतनी ही महंगी सब्जियां मिलती, जिसके चलते बिना सब्जी लिए ही वो सब घर लौट रही होती हैं। अगर सब्जियों के दाम यूं ही बढ़ते रहे तो हम लोग खाएंगे क्या? हर रोज दाल चावल खाकर तो गुजारा नहीं हो सकता ना हमारा। मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम अपने आंगन में सब्जियों की खेती करें। दीपा, सब्जियों की खेती का काम इतना भी आसान नहीं होता है, पता है ना उसमें कितना वक्त लगता है। और ये तो मैंने कब कहा कि हम सारी सब्जियों की खेती करेंगे, छोटी मोटी सब्जियों की करेंगे जिसकी खेती आसानी से हो जाती है, जैसे मिर्ची, धनिया, बैंगन, भिंडी, आलू। इससे हमारी बचत भी होगी और बाहर सब्जी मंडी से हमें बहुत कम ही सब्जी लेनी पड़ेगी। दीपा का ये आइडिया बाकी की चारों बहुओं को काफी पसंद आता है, जिसके बाद अब वो पैसे मिलाकर थोड़े बहुत सब्जियों के बीज लेकर आती हैं और उन्हें अपने आंगन में अच्छे से बो देती हैं और कुछ हफ्तों में अब उनके आंगन में ही तरह तरह की सब्जियां उगने लगती हैं। अरे वाह, हमारे इस जुगाड़ ने हमारे कितने पैसे बचा लिए। अब हमें अपनी रसोई के लिए बाहर से ज्यादा सब्जियां लेने की कोई जरूरत नहीं होगी। 5 बहुएं अक्सर ही ऐसे छोटे मोटे जुगाड़ करके अपनी काफी पैसों को बचाया करती थी। ऐसे ही एक दिन, अरे ये मिट्टी का चूल्हा कैसे टूट गया? अभी कुछ दिन पहले ही तो बनाया था। अगर अब मिट्टी का चूल्हा बनाऊंगी तो उसे सूखने में कम से कम 1 दिन का समय लगेगा और बिना चूल्हे के मैं खाना कैसे बनाऊं? चूल्हा टूट जाने की वजह से सभी बहुएं खाना कैसे बनाएं, इस बात को लेकर परेशान हो रही होती हैं कि तभी उन 5 जुगाड़ू बहुओं में से कोमल चूल्हे में से बची हुई लकड़ियां निकालती है और अपने आंगन से कुछ लकड़ियां ले आती है, जिन्हें वो ईंट के घेरे में रखकर अच्छे से बांधकर जलाने लगती है। अरे वाह, क्या बात है कोमल, मिट्टी का चूल्हा टूट गया और तुमने लकड़ी का चूल्हा बना दिया। इस पर तो अब हम आराम से खाना बना लेंगे। देखा मेरा कमाल, अब हमारे पास 2-2 चूल्हे होंगे, एक लकड़ी का और एक ये मिट्टी का। अरे 5 जुगाड़ू बहुएं आराम से उस लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाती हैं। अक्सर जुगाड़ करने के साथ साथ एक दूसरे के काम में भी काफी मदद किया करती थी। जैसे अगर मधु सब्जी काटती तो कोमल आटा गूंथती, वहीं आंचल सब्जी बनाती और महक चावल बनाती। हमेशा इसी तरह मिलकर और जुगाड़ से 5 बहुएं अपने ज्यादातर कामों को आसान कर लिया करती थी। आप लोग ऐसे क्यों जा रहे हैं? मत जाइए ना, आप लोगों के बिना हम काफी अकेली हो जाएंगी। आप लोग यहाँ कर तो रहे हैं काम, कम पैसों में भी हमारा ठीक ठाक गुजारा चल रहा है। हम किसी भी दिन भूखे नहीं सोते हैं, वो क्या कम है? अरे आंचल, तुम लोगों को ऐसे छोड़कर शहर जाते हुए भी हमें अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन हम 5 भाई शहर घूमने फिरने के लिए तो नहीं जा रहे ना, बल्कि इसलिए जा रहे हैं कि वहां पर हम अच्छी नौकरी ढूंढ सकें। हम लोग तो कम पैसों में भी अपना गुजारा कर लेते हैं, लेकिन अगर कल को हमारे बच्चे होंगे तो उनके भविष्य के लिए तो हमें पैसों का इंतजाम करना ही पड़ेगा ना, ताकि उन्हें हम कभी किसी चीज की कमी महसूस न होने दें। 5 भाई अपनी अपनी पत्नियों से गले मिलते हैं और नौकरी की तलाश में शहर चले जाते हैं। वहीं 5 जुगाड़ू बहू पहले की तरह रहने लगती हैं। अरे ये क्या,
यार ये वाला तवा भी टूट गया, अब हम रोटी कैसे बनाएंगे? चूल्हे पर तो हम कच्ची रोटी नहीं सेक सकते, और अगर तवा लेने के लिए गए तो 300 रुपए से कम का तवा नहीं आएगा। बिना तवे के हम लोग रोटी कैसे खाएंगे? सभी बहुएं तवा टूट जाने की वजह से काफी परेशान होती हैं कि तभी आंचल चूल्हे के ऊपर एक बड़ी सी कढ़ाई रखती है और रोटियों को बेल कर उसके अंदर रख देती है। चूल्हे की गर्मी से कढ़ाई काफी गर्म हो जाती है, जिस पर अब आंचल काफी अच्छी रोटी सेक लेती है। ये देखो, हम लोग बिना तवे के भी रोटी सेक सकते हैं। हाँ चल, ये तो हमें पता ही नहीं था। तुमने तो सच में काफी अच्छा जुगाड़ निकाला है रोटी सेकने का। पांचों जुगाड़ू बहुएं आराम से कढ़ाई में एक साथ ही काफी सारी रोटियां सेक लेती हैं, जिससे उनका काफी समय भी बच जाता है और ऐसे ही कुछ वक्त और गुजरता है। मधु हर रोज की तरह चूल्हे पर सब्जी बना रही होती है, लेकिन इस बार गलती से मधु से सब्जी में कुछ ज्यादा ही लाल मिर्च गिर जाती है और वो सब्जी काफी बन जाती है। अरे यार, ये सब्जी तो बहुत ज्यादा तीखी बन चुकी है। इतनी तीखी सब्जी तो हम में से कोई भी नहीं खा पाएगा, और इसे फेंकूंगी तो खाने की बर्बादी भी होगी। मधु, तुम्हें इसे फेंकने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास एक तरकीब है। महक पास वाले दुकान पर जाती है और 10 रुपए का दही खरीद कर ले आती है और सारे दही को मधु की बनाई हुई सब्जी में डाल देती है। अरे महक, ये क्या किया तुमने? दही सब्जी में क्यों डाल दी? इससे तो अब सब्जी खराब हो जाएगी। अरे पगली, इससे सब्जी खराब नहीं होगी, बल्कि सब्जी में जो भी एक्स्ट्रा तीखापन है वो पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। सब्जी में दही डालने के बाद महक थोड़ी देर सब्जी को चूल्हे पर पकाती है, जिसके बाद अब मधु जैसी उस सब्जी को चखती है तो उसमें बिल्कुल भी तीखापन नहीं होता। अरे वाह महक, मुझे तो लगा था कि आज तो मुझे सबसे डांट पड़ेगी काफी, लेकिन तुमने तो मुझे डांट से बचा लिया और सब्जी की बर्बादी भी नहीं होने दी। ऐसे समय गुजरता रहता है और पांचों बहुएं यूं ही छोटे मोटे रसोई के जुगाड़ करने लगती हैं। ऐसे ही एक दिन, अरे यार, इन 2 प्लेट में अब मुझसे नहीं होता कि मैं तुम चारों के साथ खाना खा सकूं। और नहीं तो क्या, मुझे भी अब एक छोटी सी प्लेट में तुम सबके साथ खाना खाने में काफी दिक्कत आती है। पैसों की कमी के चलते पांचों बहुएं खाना खाने के लिए बाहर से प्लेट भी नहीं ला पा रही थी। घर में रखी 2 छोटी छोटी प्लेटों में ही अक्सर उन पांचों को एक साथ खाना खाना पड़ता था, जिससे उन्हें खाना खाने में काफी दिक्कत होती थी। ऐसे ही एक दिन मधु छोटी प्लेट में एक साथ खाना खाने की वजह से परेशान हो जाती है और उठकर आंगन में आकर बैठ जाती है। तभी आंगन में लगे एक बड़े से केले के पेड़ पर मधु की नजर जाती है। उस केले के पेड़ पर लगे बड़े बड़े केले के पत्तों को देखकर मधु को काफी अच्छा आइडिया आता है। अरे वाह, ये चीज मैंने पहले क्यों नहीं सोची। मधु लकड़ी की सीढ़ी की मदद से केले के पेड़ पर चढ़ती है और वहां से कुछ केले के पत्ते तोड़ लेती है, जिन्हें वो लाकर अच्छे से पानी में धोती है और अब पांचों बहुएं अलग अलग केले के पत्तों पर खाना खाती हैं। अरे वाह मधु, तुम्हारे इस जुगाड़ ने तो हमारे खाना खाने की सारी परेशानी को खत्म कर दिया। अब हम लोग आराम से खाना खा सकते हैं, और बाद में इस केले के पत्ते को हम जमीन में गाड़ भी देंगे, जिससे ये केले के पत्ते हमारे खाद बनाने के काम आ सकते हैं। समय बीतने के साथ साथ अब पांचों बहुओं के जुगाड़ भी दिन पर दिन बढ़ने लगते हैं। इस बारिश को भी अभी होना था। 1 हफ्ते से कोशिश कर रहे हैं कि गेहूं को पिसवा लाएं, लेकिन जब भी बाहर जाओ तब ये बारिश शुरू हो जाती है। हमारे पास भी आटा पीसने की मशीनें चक्की होती तो हम लोग बिना किसी परेशानी के घर में ही आटा पीस लेते। अगर हम चाहें तो हम लोग हाथ वाली चक्की घर में बना सकते हैं। चक्की तो ज्यादातर सीमेंट या पत्थरों की होती है, हम लोग सीमेंट की मदद से आराम से चक्की को बना सकते हैं। जैसे ही हल्की सी बारिश कम होती है तो महक जाकर दुकान से थोड़ा सा सीमेंट खरीद लाती है और उसमें पानी डालकर उसका घोल बनाकर उसे सूखने देती है। ऐसे वो 2 बार करती है और अब एक मोटे लकड़ी की मदद से वो 2 सीमेंट को हिस्सों को जोड़कर उन लकड़ी उनके बीच में लगा देती है। अब उनके अच्छे से सूखने के बाद जैसे ही उसमें गेहूं डालकर उसे सीमेंट की चक्की को लकड़ी की मदद से घुमाने लगती है तो बिना किसी परेशानी किए आराम से आटा पिसने लगता है। एक बात तो कहनी पड़ेगी, आज तक हम लोगों ने जितने भी जुगाड़ किए हैं उन जुगाड़ में से ये सबसे बेस्ट जुगाड़ था। पांचों बहुएं अब बारी बारी कर उस जुगाड़ से बनाई हुई चक्की में आटा पीसने लगती हैं। वहीं ये बात अब वहां आसपास के पड़ोस में भी फैला देती हैं, जिसमें कई सारे लोग अब दुकान पर आटा पिसवाने के बजाय उनके पास आटा पिसवाने के लिए आते हैं। उन्होंने अपने आंगन में जो सब्जियां उगाई थी अब वो उन्हें भी बेचने लगती हैं और अब उनका ये जुगाड़ उनकी कमाई का जरिया भी बन जाता है। साथ ही मुझे लगा नहीं था कि हम हफ्ते भर में इन जुगाड़ों से इतनी अच्छी कमाई भी कर लेंगे। अब तो बस हमारे पति के आने का इंतजार है। ऐसे ही कुछ समय गुजर जाता है और पांचों बहुएं यूं ही कोई ना कोई अलग जुगाड़ करती रहती हैं और तकरीबन कुछ महीनों के बाद पांचों बहू के पति भी अब शहर से वापस आ जाते हैं और साथ में अच्छे खासे पैसे भी लाते हैं, जिनकी मदद से अब वो लोग अपने छोटे से गांव में ही अपने खुद का कारोबार शुरू करते हैं। वहीं अपने जुगाड़ से उनके कारोबार शुरू होने में मदद करती हैं और पूरा परिवार मेहनत और जुगाड़ से अपनी परेशानियों को हल करता है और अब साथ में हंसी खुशी रहते हैं। आपके घर में किस चीज पर खाना बनता है, गैस या चूल्हे पर? कमेंट करके जरूर बताइएगा।